Hello दोस्तों, welcome back to my channel. My name is Madhumita and I am back with my another video. So today we will learn new concept, that is Bonus Act 1965. आज हम बोनस एक्ट 1965 करने जा रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट है. So without any further delay, let's get started. आज हम न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 जो कि इंडस्ट्रियल लॉ का पार्ट है. सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोनस का मतलब होता क्या है. बोनस मीन्स समथिंग दैट यू आर गेटिंग इन एक्स्ट्रा. इट मीन्स सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड, जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा में मिले. बोनस एक्ट लाने का मेन उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसका कुछ प्रतिशत एम्प्लॉयज़ को एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिससे कि कंपनी अच्छी तरह से चलती रहे, एम्प्लॉयज़ के बीच हार्मोनी बनी रहे. अगला बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी, कि ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है. पहला पॉइंट है कि ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है. एवरी फैक्ट्री, सारे फैक्ट्रीज़ पे ये एक्ट एप्लीकेबल है. ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 और 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं उन जगहों पर बोनस एक्ट एप्लीकेबल है. अगला पॉइंट कहता है कि ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 से कम वर्कर काम करते हैं वहाँ पे भी ये बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है. कैसे? अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन देना होगा ऑफिशियल गैजेट में. नोटिफिकेशन अप्रूव्ड होने के बाद ये एक्ट जो है ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में लागू हो जाएगा. लेकिन 20 से कम वर्कर्स चलेंगे गाइज, लेकिन 10 से कम वर्कर्स नहीं होने चाहिए. जहाँ पे 10 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. ये तो हो गया एप्लीकेबिलिटी की बात. अब बात करते हैं कि ये एक्ट जो है कब से लागू हुआ, केम इनटू फोर्स, कब से इसने प्रॉपरली वर्क करना चालू कर दिया इस एक्ट ने. वो था 25 सितंबर 1965. ये तो हो गया एप्लीकेबिलिटी की बात कि कहाँ कहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. लेकिन यहाँ पे बताया गया कि किस किस जगहों पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. ये एक्ट किसी भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट कहता है कि एम्प्लॉयज़ ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट ट्रस्ट, RBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, NHB, नाबार्ड, DIC, SIDBI, IFCI, SFC, इन सब जगहों पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. वेलफेयर सोसाइटीज़, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सीमैन एंड डॉक वर्कर्स, इन सभी जगहों पर ये बोनस एक्ट 1965 एप्लीकेबल नहीं होगा. अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करेंगे जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैक्सिमम टाइम इनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है. पहला डेफिनेशन है एम्प्लॉय. एम्प्लॉय डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अंतर्गत. एम्प्लॉयज़ कौन कौन होते हैं? पहला पॉइंट कह रहा है जिस एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 प्रति माह तक है या इससे कम है वह बोनस का हकदार है. अदर देन अप्रेंटाइज, जो व्यक्ति ट्रेनिंग के लिए आए हुए होते हैं उनको छोड़ करके जिनकी भी पेमेंट 21,000 तक या उससे कम है उनको बोनस मिलेगा, उसे हम एम्प्लॉयज़ कहेंगे. सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि वर्क इन एस्टेब्लिशमेंट फॉर 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर. यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी में मौजूदा अकाउंटिंग ईयर में कम से कम 30 दिन तक काम किया है तो वह बोनस लेने का हकदार है. इस पॉइंट को सेक्शन 8 में भी डिफाइन किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट है वेयर द सैलरी वेज ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड 7,000 पर मंथ देन द बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन 7,000 बाय यूजिंग फॉर्मूला बोनस इज इक्वल टू सैलरी इंटू 8.33 डिवाइडेड बाय 100. इट मीन्स कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 7,000 रुपये से ज़्यादा है तो बोनस किस पे कैलकुलेट होगा? 7,000 रुपये पर ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी या वेज 8,000 रुपये या 9,000 रुपये प्रति महीना है तो उसका बोनस किस पे कैलकुलेट होगा? 7,000 रुपये पर ही होगा, क्योंकि सैलरी 7,000 रुपये से ज़्यादा है. तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? 7,000 रुपये इंटू 8.33 डिवाइडेड बाय 100. 8.33 क्या है? ये मिनिमम बोनस है. अगला पॉइंट है इफ़ सैलरी वेज इज इक्वल टू और लेस देन 7,000 देन बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल अमाउंट. इट मीन्स अगर सैलरी 7,000 रुपये या 7,000 रुपये से कम मिलती है एम्प्लॉय को तो जो हमारा बोनस होगा वो एक्चुअल अमाउंट पर ही कैलकुलेट होगा. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि अगर सैलरी 5,000 रुपये मिलती है तो उस केस में बोनस जो होगा 5,000 इंटू 8.33 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे कैलकुलेट होगा. क्यों? बिकॉज सैलरी जो है वो 7,000 रुपये से
से कम है। और लास्ट में कहा गया है कि सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, इन दोनों को मिलाकर के ही सैलरी बनता है। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सैलरी और वेज। ये हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। सैलरी और वेज में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, ऑल रेमुनरेशन प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस फूड अलाउंस। और क्या क्या इंक्लूड नहीं किया गया है, ओवर टाइम, एनी अदर अलाउंस, कमीशन, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट बेनिफिट, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, ट्रैवलिंग कंपनसेशन, बोनस, पीएफ, ओवर टाइम एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगला डेफिनेशन है एम्प्लॉयर, मतलब जो मालिक होता है कंपनी का। बोनस एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉयर को कैसे डिफाइन किया गया है, सेक्शन 214 के अंतर्गत ये आता है। एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए एम्प्लॉयर किसे कहा गया है, एक ओनर और ऑक्यूपायर को, इंक्लूडिंग द एजेंट ऑफ सच ओनर और ऑक्यूपायर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड मैनेजर। और अगर एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, इस्टेब्लिशमेंट या तो पब्लिक सेक्टर या तो प्राइवेट सेक्टर, दो तरह के इस्टेब्लिशमेंट होते हैं। उनके अंदर एम्प्लॉयर कौन कौन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट और एनी अदर अथॉरिटी विच हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। ये हमारा एम्प्लॉयर कहलाता है फैक्ट्री के अंतर्गत और इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत। एलोकेबल सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट और एलोकेबल का मतलब होता है कि कितना प्रॉफिट हम बांटते हैं एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये कई बार मल्टीपल में भी पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कंपनी है अदर देन बैंकिंग कंपनी है, कि अगर वो सरप्लस अर्न करती है, प्रॉफिट कमाती है एक अकाउंटिंग ईयर में, तो उसका 67% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अदर केसेस में अगर कोई बाकी कंपनी है तो उसका 60%, सरप्लस का 60% जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ में। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बाद हम बात करेंगे सेक्शंस की। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 8, जो कि कहता है एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। इसके बारे में मैंने आपको एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन में बताया था। एलिजिबिलिटी बोनस के लिए क्या होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति 30 दिन तक काम किया होगा अकाउंटिंग ईयर में, वो एलिजिबल हो जाएगा बोनस पाने के लिए। अगला है सेक्शन 9, जो कि कहता है डिसक्वालिफिकेशन फॉर बोनस। किन किन लोगों को बोनस नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति या वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने कभी फ्रॉड, रियोटस, वायलेंट बिहेवियर, थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन और सॉब्टेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी किया होगा, मतलब प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। यदि किसी एम्प्लॉय पर कानूनी कार्यवाही चल रही है तो वह बोनस का हकदार नहीं है। सेक्शन 10 में कहा गया है मिनिमम बोनस की बात। इसमें कहा गया है कि एम्प्लॉयज़ एबव 15 ईयर एज एंड एम्प्लॉयज़ बिलो 15 ईयर एज। अगर एम्प्लॉय की उम्र 15 साल से ज़्यादा है तो उसे कितना बोनस मिलेगा, मिनिमम बोनस 8.33 ऑफ द सैलरी और ₹100 विच एवर इज़ हायर। और अगर 15 साल से कम है उसकी एज तो 8.33 या तो फिर ₹60 विच एवर इज़ हायर। ये कैलकुलेशन का मतलब आप समझ रहे हो गाइस, जहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ का डेफिनेशन बताया था वहाँ पे मैंने ये 8.33 डिवाइडेड बाय 100 किया था, परसेंटेज के बदले मैंने नीचे 100 लिखा था और बोनस कैलकुलेट किया था। आप जाके वहाँ देखो, तब आपको समझ में आएगा कि मिनिमम बोनस कैसे निकाला मैंने। अगला है सेक्शन 11, जिसमें मैक्सिमम बोनस की बात की गई है। मैक्सिमम बोनस एम्प्लॉयज़ को कितना मिल सकता है, 20% ऑफ द सैलरी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। मिनिमम बोनस 8.33 एंड मैक्सिमम बोनस 20%। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा गाइज। मैक्सिमम टाइम ये मल्टीपल फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। सेक्शन 19 कहता है टाइम लिमिट फॉर मेकिंग बोनस पेमेंट। बोनस का पेमेंट जो होगा वो कब तक कर देना चाहिए उसके बारे में कहा गया है। तो कहा गया है कि अगर कोई बोनस पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसका पेमेंट आपको 1 महीने के अंदर कर देना है, पेंडिंग बोनस का। लेकिन एक्चुअल में टाइम लिमिट क्या है, अदर केसेस में 8 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से 8 महीने पहले ही आपको पेमेंट कर देना है बोनस का। तो मतलब टाइम लिमिट कितना हो गया, 8 मंथ हो गया, ठीक है, एक्चुअल जो आपका टाइम लिमिट है। लेकिन अगर पेंडिंग बोनस की बात की जाए तो वो 1 मंथ होगा। इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो यहीं पे एंड होता है गाइस। मैं पार्ट 2 का वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी जिसमें हम इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वायरीज हो पार्ट 1 के पोर्शंस को लेकर के, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू गाइज़।